हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 12th सुपर फास्ट रिवीजन हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 तक मैंने सभी चैप्टर्स का रिवीजन करा दिया है। कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को वन शॉट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ उतने व्यूज आप दे नहीं रहे हो। इट मीन्स क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही? तो ज़रा भी जल्दी से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दिया करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इन लेक्चर को पहुंचाएं ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके। चलें भाई आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3D हमने भाई 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो 3 डायमेंशन में हम एक्चुअल में पढ़ते क्या हैं? स्पेस में लाइन, फिगर्स, उनके बीच की डिस्टेंस, सेक्शन, फॉर्मूला वगैरह ये सब हम 3D में पढ़ते हैं। लेकिन अब हम क्लास 12th में जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो लाइंस, सेक्शन, फॉर्मूला ही ये सब होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सब होगा, लेकिन वो सब वेक्टर की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर की आपको मार्किंग स्कीम बता दूं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का दे रखा है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का दे रखा है, तो टोटल 7 मार्क्स हो गए। चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों मिलकर आपको 12 मार्क्स दे रहे हैं। थोड़ा बहुत मार्किंग स्कीम इधर उधर हो सकती है, मे बी के 2 क्वेश्चन यहाँ से 1-1 नंबर के आ जाएं, उधर से ना आए, या उधर से 2 आ जाए, इधर से केवल 6 मार्क्स का आए, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई बोर्ड की तरफ से हिदायत नहीं आई है कि भैया इस चैप्टर में से इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर्स मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन वेक्टर्स में मैंने ध्यान दिया कि एक चीज़ रह गई थी, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज़ नहीं बताए थे, तो मैं अब बताने जा रही हूँ। सबसे पहले उन्हीं को लूँगी, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं फिर बता दूं कि 3 डायमेंशनल में हम लाइंस के बारे में, लाइंस के बीच की डिस्टेंस के बारे में और उनका सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। लेकिन उस लाइन को हम एक वेक्टर कंसीडर करके चलेंगे, हम उसे एक डायरेक्टेड लाइन लेके चलेंगे, तो उस लाइन का बिहेवियर सेम वेक्टर की तरह चलेगा। क्लियर? तो चाहे कोई लाइन है चाहे कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये कोई लाइन है OP और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है। तो इन तीनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू जो होगी, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और जो कॉस गामा है भाई, ये हमारे इस पर्टिकुलर लाइन कह लो या इस पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे, जिन्हें हम रिस्पेक्टिवली L, M और N से डिनोट करते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि L² + M² + N² ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ। दूसरी चीज़ आ जाती है डायरेक्शन रेशो। रेशो मीन्स अनुपात भाई, प्रोपोर्शन। किसका प्रोपोर्शन? डायरेक्शन कोसाइंस का। तो अगर हमारे तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अगर हमें कोई 3 रियल नंबर ABC इस तरह से मिल जाते हैं कि L/A, M/B और N/C तीनों इक्वल हैं, means ABC are in equal ratio with direction cosines LMN, then ABC are called direction ratios of that particular line। अब यहाँ एक बात का और ध्यान रखना कि जो ये LMN है ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ साथ डायरेक्शन रेशो भी हैं, क्योंकि L का L से, M का M से और N का N से रेशो इक्वल होगा। तो ये तो डायरेक्शन कोसाइन भी हैं और डायरेक्शन रेशो भी। समझे मेरी बात को? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो भी होते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन रेशो है वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते। दूसरी बात, अगर हमें किसी लाइन के, किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो पता है ABC,
तो उनसे हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। ABC अगर डायरेक्शन रेशो हैं तो पहला डायरेक्शन कोसाइन L क्या होगा, A/A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट। दूसरा होगा B/A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट। सभी डायरेक्शन रेशोज़ के स्क्वेयर के सम के अंडर रूट से इनको रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आ रही है बात आपको? तो रेशो से हम कोसाइन भी बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वेक्टर्स में रह गया, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। वैसे हमारे दो तरह के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं अगर लाइन को दूसरी तरफ से घुमा दे तो, बट हम एक ही सेट को लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो वेक्टर में 1 मार्क में आपका कोई क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो का। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने देखा था कि कुछ भी नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा पहले इसको समझें, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें इस लाइन के एंगल्स नहीं पता XYZ और के साथ, XY और Z एक्सिस के साथ, लेकिन हमें इस लाइन पर कोई 2 पॉइंट्स पता हैं, X1 Y1 Z1, B पॉइंट हमें पता है X2 Y2 Z2। इन दैट केस इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस आप कैसे निकालेंगे वो आपने देखना है कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे स्लोप में करते थे कुछ कुछ उसी टाइप का है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, मैं बार बार कह रही हूँ, लाइन है आपकी AB, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये डायरेक्टेड लाइन हो गई, तो ये वेक्टर हो गया। तो वेक्टर और लाइन में यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस हमारा है नहीं, और मैंने ये चैप्टर करवा भी रखा है 11, तो वहाँ मैंने बहुत डिटेल आपको दे रखी है। तो ये हो जाएगा भाई X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। ये आ गए आपके डायरेक्शन रेशियो। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर मैं पहला डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगी तो वो होगा A/A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट। तो केवल ये वाला बताऊंगी मैं। A के प्लेस पर आप रखोगे X2 माइनस X1, न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और ये हो जाएगा X2 माइनस X1 होल स्क्वेयर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वेयर, और भैया Z2 माइनस Z1 होल स्क्वेयर का अंडर रूट। इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये पहला डायरेक्शन रेशो आएगा। इसको Y2 माइनस Y1 को इस कंप्लीट टर्म से डिवाइड करोगे दूसरा, और इसको डिवाइड करोगे तो तीसरा डायरेक्शन रेशो आपका आ जाएगा। जहाँ तक मैं 11.1 एक्सरसाइज की बात करती हूँ तो इसमें केवल डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज़ ही हैं जो आपको 1 मार्क में मिलेंगे। तो आप 1 मार्क के क्वेश्चन मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। अब हम डायरेक्ट 11.2 पर प्रोसीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, 2-3 बच्चों ने पूछा है कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। तो देखो ऐसा कोई बड़ा इशू तो है नहीं। सबसे पहले तो शायद आपका पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस वजह से भी आप थोड़ा घबरा रहे हैं, क्योंकि 10th के तो शायद आपके बैच ने दिए नहीं थे। तो जल्दी से सुने कि सबसे पहले आपको मिलेगी भाई आंसर शीट। आंसर शीट में आपने अपनी सारी डिटेल्स जो भी वहाँ बताई जाए वो फिल करनी है। आफ्टर दैट यू विल रिसीव क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को पूरा ओपन करके आपने देखना है कि वो अच्छे से प्रिंटेड है या नहीं है, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और भाई मैथ्स की जहाँ तक बात आती है तो मैं प्रेफर करूँगी कि सबसे पहले 4 सेक्शन है आपके ABCD, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई 16 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो अपना सेक्शन नंबर A आपने ऊपर डालना है, या फिर उनके लिए आपने प्लेस छोड़ देना। मान लो सेक्शन A आपने डाल दिया, क्वेश्चन इनके तो सिर्फ आंसर चाहिए, सॉल्यूशन किसी को नहीं चाहिए। इनकी नंबरिंग डालकर छोड़ दीजिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन होता, अगर आपको आ रहे हैं इनको करते चलो। मान लो 7-8 क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से हो गए और 9वें पर आप अटक जाते हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि भाई आपने वहाँ पर आधा मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है। जिस क्वेश्चन पे यहाँ तक कर लिया और यहाँ आप अटक गए तो इसको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ो।
1 मार्क के जितने होते हैं उनको कर लो, बाकी की जगह खाली छोड़ दीजिए, स्पेस खाली छोड़ दीजिए और अपना भाई जब याद आए तब कर लें। अगले सेक्शन पे आ जाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आप सेक्शन ए करो, सबसे पहले आप सेक्शन डी कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको चारों क्वेश्चन लॉन्ग अच्छे से आते हैं तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक आपका वही रहेगा। 24 नंबर वहाँ से आ रहे हैं, मैट्रिक्स आपको आ रहा है, वेक्टर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको आ रही है, आपको ये अपना LPP आ रहा है, तो जो भी क्वेश्चन है चारों आपको आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सेक्शन डी कंप्लीट करो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कहीं आप रुक जाते हो, तो वहाँ पर उलझना नहीं है। आधा से 1 मिनट आपको अगर उलझे हुए हो जाता है, घड़ी देख लेना, तो आपने उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है। लास्ट में 10 मिनट आपने रखने हैं कि आप एक क्विक रिवीजन कर सको। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमने अपना लास्ट में रफ पेज पर कर लिया और आंसर में हम लिखना यहाँ पर भूल जाते हैं। अच्छा, रफ पेज भी आपने उसी में बनाना है, तो आप लोग चाहें तो जैसे मान लो ये आंसर शीट आपको मिली हुई है, तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि इसको इधर से आपने ऐसे मोड़ देना है और ये आपका रफ वर्क हो जाएगा। और मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उससे बेटर रहेगा कि लास्ट के 2-3 पेजेज पर आप ऊपर रफ वर्क लिखकर वहाँ पर अपना कर लीजिएगा। ज़्यादा होच पोच आपने नहीं करनी है। आफ्टर एवरी क्वेश्चन आप 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिए ताकि थोड़ी सी सफाई रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। अब सेक्शन नंबर बी पे आप आ गए, आपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ो 1 या 2 लाइन का, फिर आपने 3 शुरू करना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिख जाए कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो और तो कोई टिप्स भाई मुझे क्या ही बताऊँ, मुझे यही सब याद आ रहा है। मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ध्यान से डालना है। मुझे वर्बल याद है कि कौन से क्वेश्चन नंबर पर कितने नंबर का क्वेश्चन है। अब आपने लास्ट का यहाँ डाल दिया 18, 19, तो भाई यूँ पता है कि ये हमारा 4 में है या 6 में है। क्वेश्चन नंबर डालो, उसको सोल्व करो। अगर आप सेक्शन भी नहीं डाल पा रहे हो तो एग्जामिनर उसको अपने आप देख लेंगे, लेकिन जिस पे अटक जाओ उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है भाई। और कोई बात मुझे याद आएगी तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, प्लेन नहीं, स्पेस। स्पेस मीन्स हवा में, खुली जगह में एक लाइन की इक्वेशन। तो जैसे हम क्लास 11th में करते थे लाइन की इक्वेशन, बिल्कुल ऐसे यहाँ करेंगे। 2 कंडीशन होंगी, हमें एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशो पता है लाइन पर, या हमें लाइन पर 2 पॉइंट्स पता है। बहुत डिटेल में सारा नहीं लिखूँगी मैं। पहली कंडीशन ले लो, ये हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है, और ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है और किसी दूसरी लाइन L के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशो वेक्टर B से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सुन लो मेरी बात ध्यान से। हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है। मान लो वो पॉइंट है x1, y1, z1, तो उसका पोजीशन वेक्टर A है। और वो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है वो जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन के डायरेक्शन रेशो वेक्टर B से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपकी बुक में थ्रू आउट इनके लिए जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो ABC हो रहा है, तो मैं भी यही यूज़ करूँगी, ठीक है। AI + BJ + CK। तो इस लाइन की इक्वेशन 2 फॉर्म आएंगी, एक वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी R = A + λB। इस A में और इस A में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है और ये हमारी लाइन की डायरेक्शन है। समझ आ रही है बात? ये डायरेक्शन आपको किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि ये लाइन फला लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन रेशो आपको पता है, परपेंडिकुलरिटी से फिर हम इसकी निकालें, ठीक है। या हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। क्लियर है? और यही हमारी कार्टेशियन में क्या हो जाती है, x - x1/a y - y1/b
जेड माइनस Z1 बाय सी। ये बनी कैसे हैं वो मैंने चैप्टर कराया जब आपको फुल डिटेल बता रखी है। अब तो आपने सिर्फ इनको याद रखना है एग्ज़ाम टाइम में। इनका मैं एक एक क्वेश्चन अभी साथ के साथ आपको करके दिखा दूंगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमें ये नहीं पता, हमें ये कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट्स ए बी से पास कर रही है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। +1 में भी यही आता था, ये होती थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। लाइन किसी पॉइंट से पास करी और उसका स्लोप यानी कि डायरेक्शन पता है, या 2 पॉइंट फॉर्म होती थी, वही चीज़ यहाँ आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से r = इस पॉइंट को ले लो a + लैम्डा, यहाँ क्या लेते थे डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या हो जानी है b - a। अभी अभी मैंने बताई है कि 2 पॉइंट से जब कोई लाइन पास करती है तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं। और इसको कार्टीजन में लोगे तो x - x1 बाय डायरेक्शन रेशो क्या बनने वाला है, x2 - x1, y - y1 बाय y2 - y1, z - z1 बाय z2 - z1। ये दोनों आपने याद रखनी है। इन दोनों का मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स पहले ले लेती हूँ जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और मुझे भी याद आ रही है जिसको साथ साथ डिस्कस कर ही लेते हैं। आसान सी है, क्या है वो आसान सी चीज़ कि अगर एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 है और उनके बीच में थीटा एंगल है, L1 लाइन के डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 है, L2 के डायरेक्शन रेशो A2 B2 C2 हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, cos थीटा = याद करो A.B बाय mod A mod B। अभी लास्ट लेक्चर में कल ही कराया है मैंने। तो A.B यानी कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 और डिवाइडेड बाय A1² + B1² + C1² का अंडर रूट, A2² + B2² + C2² का अंडर रूट का मैग्नीट्यूड। अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 के तो दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। तो A1 = A2, B1 = B2 एंड C1 = C2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल भी हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। A1 बाय A2 = B1 बाय B2 = C1 बाय C2। अगर L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के तो हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशो ये बन रही है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। सारा खेल डायरेक्शन रेशो का, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि लाइन को हम वेक्टर ले रहे हैं। अगर लाइन को वेक्टर नहीं बना रहे तो लाइन को एक ऐसे वेक्टर से रिलेट करके हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को जो उसके पैरेलल है। तो इन कंडीशंस पर मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराने जा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में हमारे आए हुए हैं। अभी जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं पर बेस्ड ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहले दो क्वेश्चन 2020 के हैं, 2017 का, और ये वाला 10, 11, 9, 14 सब ईयर में आया हुआ है। तो जल्दी से देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना है, हाईलाइट कर लेना मेन चीज़ों को। क्या कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, एंड इन डायरेक्शन दिस। इन वेक्टर फॉर्म, लाइन की इक्वेशन हमने वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। जो हमारी लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसकी डायरेक्शन में है। 2 ही वेक्टर हैं A और B। जिस पॉइंट से लाइन पास करे उसको वेक्टर A ले लो, जिसकी डायरेक्शन में है उसको वेक्टर B ले लो। ये 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट क्या बन जाएगी, R = A + λB। ये जो A B मैंने ऊपर अगर 2 में आ जाए, बाई चांस आ जाए 2 में, तो आपने लिख लेना लेट वेक्टर A इज दिस, वेक्टर B इज दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। अगर 1 नंबर में आ रहा है तो वर्बल बिल्कुल हाथ से ऐसे फटाफट अपना कर देना है। A की जगह I + 2J + 3K,
अभी जो मैंने बताया था, जो मैंने इरेज कर दिया, उसको नोट करके फिर ये क्वेश्चन करना आगे, उनको सामने रख के कि लाइन की इक्वेशन पॉइंट और डायरेक्शन दे रखा है तो क्या फॉर्म मतलब क्या बनती है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो क्या बनती है, एंगल कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर, सारी कंडीशंस को एक बार लिख लेना नोट करके नोटबुक पे, फिर इन क्वेश्चंस पे चलना और पहले बल्कि पोज करके खुद करना। तो a प्लस लैम्डा b की जगह आ जाएगा भैया 3i प्लस 2j माइनस 2k, और इसको हाथ ही नहीं लगाना, इससे आगे ख़त्म है ये क्वेश्चन। समझ आ गई बात। दूसरे पे आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब ये पॉइंट दे दिया, इसको वेक्टर में नहीं दिया उसने, एंड पैरेलल टू दिस, इसको वेक्टर फॉर्म में दे दिया, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे दिया। तो ये, अब मेरी बात सुनना, एक लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, कोई भी लाइन जिस पॉइंट से पास करें उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा ए लेना है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, वेक्टर ए हो गया -3i प्लस 5j माइनस 6k, और हमारी लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है का मतलब इसी की डायरेक्शन में है, तो भाई ये हो गया हमारा वेक्टर बी 2i प्लस 4j प्लस 2k। बिल्कुल इसी की तरह इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। दोनों की वैल्यू पुट कर देना, कोई इकट्ठा नहीं करना, ऐसे का ऐसा आप इसको छोड़ सकते हो। थर्ड पे आ जाओ, 2017 का है, मिसलीनियस से है ये क्वेश्चन, ध्यान देना, मिसलीनियस से। फाइंड के सो दैट x माइनस 1/-3y माइनस 2/-20/7 और z माइनस 3/2 एंड x माइनस 1/3k y माइनस 5/1 z माइनस 6/-5 आर एट राइट एंगल्स। दो लाइन राइट एंगल पे हो तो अभी अभी रिजल्ट बताया है, यहीं लिख देती हूँ बल्कि मैं। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। अगर उनके डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की प्रोडक्ट 0 होती है। कार्टीजियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, x माइनस x1/a, बार बार रिपीट करूँगी मैं हर बात को ताकि आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। अब इसका और इसका कंपैरिजन कर लो। ऊपर का ये कंपैरिजन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ऊपर x y z आगे होने चाहिए। कई बार मान लो इसको 1 माइनस x/-3 लिख दे, छोटी सी बात, एग्जामिनर इसको 1 माइनस x/-3 लिख दे और बाकी टर्म्स यूं की यूं छोड़ दे। तो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो x आगे नहीं है, तो x आगे आने के लिए माइनस ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा। अब मैं जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और वो माइनस यहाँ नीचे आएगा तो ये वैल्यू -3 ना रहकर +3 हो जाएगी। और हमारा एंगल इन्हीं पे रेशो पे ही तो डिपेंड करेगा ना सारा रिजल्ट हमारा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब कार्टीजियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो बिल्कुल इसी टाइप में वो होनी चाहिए। तो देख लो सारा है, तो a1 -3 हो गया, b1 -20/7 हो गया, c1 2 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर। तो a1 a2 यानी कि -3 × 3k, b1 हो गया -20/7, b2 हो गया 1, c1 है 2, c2 कहाँ गया -5 इज इक्वल टू 0, -9k -20/7 -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा 20/7 + 10, 7 10 जा 70, 70 + 20 90/7। इसको 9 को उधर ले जाओ और माइनस को भी ले जाओ तो 90/7 × 1/-9 -10/7 आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। नाम हो जाता है मिसलेनियस। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मैंने बता दिया कि लाइंस को कंपेयर करो तो x y z आगे रखने हैं तो रेशो सेम रहेगी। समझ में आई बात? नहीं तो गलत हो जाएगा। और लास्ट का मतलब अभी 4th, ये देखो, ये 9 में 10 में 11 में 14 में 4 बार आया है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 स्ट्रेट लाइंस। तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल,
हम एक्यूट एंगल निकालते हैं। मान लिया कि इन दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है, तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया है कॉस थीटा क्या था, A1 A2 प्लस, मैं दोबारा क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। ये हमारी लाइन है, तो ये A1 है, ये B1 -5 है, C1 1 है। ये 1 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और भाई ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है, तो पुट कर दो यहाँ पे और सॉल्व कर लो। 7 × 1 -5 × 2, डायरेक्ट कर रही हूँ, -10, 1 × 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 49 + 25 + 1, और उधर जाओ 1 + 4 + 9, 7 और 3 10, 10 में से 10 गए 0, नीचे चाहे कुछ भी आओ एंगल आ रहा है 0, और जब कॉस थीटा 0 कितने पे होता है, 90 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। नीचे नॉन जीरो टर्म में दिख रही है, हम क्यों सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू 0 आ गई। आगे बढ़े, दो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 8, 10 और 13 में आया, ये वाला 8 और 13 में। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। तो वेक्टर में तो मैं इस टाइप का करवा चुकी हूँ, इसी को ले रही हूँ मैं कार्टेशियन के लिए। तो कार्टेशियन के लिए इक्वेशन होती है x - x1 a, y - y1 b और z - z1 c। ठीक है भाई। अब हमारी जो लाइन है वो इससे पास कर रही है, तो जिससे पास करती है वो x1 y1 z1 होते हैं, और जिसके पैरेलल होती है वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। सिंपल पुट कर दो, x - 5 a की वैल्यू 3 है, y1 2 है तो y - 2/2, z1 -4 है, एक माइनस पहले से है, और c की -8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कार्टेशियन में वेक्टर में बता चुकी हूँ। 6th पे आ जाओ, ये भी बहुत आसान था, बताने लायक नहीं था, बट आई एम टेलिंग यू। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अब लाइन जब इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये तो x1 y1 z1 हो गए, एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और जिसके पैरेलल है ना उसकी कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। तो कार्टेशियन में ऊपर तो पॉइंट्स होते हैं और नीचे डायरेक्शन रेशो होती है। हमारी लाइन इसके पैरेलल है, तो जो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे वही हमारी लाइन के होंगे। सिंपल, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। x + 2/3 y - 4 ये वाला 5 और z + 5/6, ये हमारे इस क्वेश्चन में से इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। तो लाइन पर बेस्ड यही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। दो तरह की लाइन हम पढ़ते हैं स्पेस के अंदर बेसिकली, जिनके बीच की डिस्टेंस हमने लेनी है, स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। स्क्यू लाइंस दो पैरेलल प्लेन्स में है, लेकिन एक दूसरे के लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिटेल मैंने जब ये कराया था तब भी बता रखी है। एक लाइन इस डायरेक्शन में है, एक लाइन इस डायरेक्शन में है, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूसरा हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्यू लाइंस की, विच आर नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्टिंग, विच एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट प्लेन्स विच आर पैरेलल। तो प्लेन्स पैरेलल है, लाइंस नहीं है पैरेलल। सुन लो ध्यान से। पहली लाइन की इक्वेशन है a1 + λb1, दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2 + μb2। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको वेदर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म और इन द वेक्टर फॉर्म, convert it into the vector form to find the shortest distance between given lines। आपको चाहे आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस कार्टेशियन में दे रखी है, चाहे वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, आपने उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि कार्टेशियन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। मैं इधर लिखूंगी ताकि मुझे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना आए। तो वो डिस्टेंस d क्या होगी, ध्यान दो, a2 वेक्टर - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। हम इन दोनों से एक नया निकालेंगे, a2 - a1, इन दोनों की क्रॉस निकालेंगे और इसको
B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और पूरे का ले लेंगे मैग्नीट्यूड। जिन बच्चों ने प्री बोर्ड का सॉल्यूशन देखा है उसमें हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया था और मैंने बहुत अच्छे से समझा भी रखा है आपको। तो हम न्यूमेरिकल बस फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जो आपने सॉल्व करना है। दूसरी कंडीशन हमारी आ जाती, डिटेल जिसको देखनी है वो मेरा लेक्चर देख लेना भाई, जिनके पास टाइम हो कि भाई मैंने तो पूरी डिटेल समझनी है। डिटेल समझनी है तो 11.2 मैंने बिल्कुल फुल्ली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो वहाँ से आप अपनी कर लेना। तो R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी, R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। ये दो पैरेलल लाइन से पैरेलल है तभी देख लो इनके डायरेक्शन रेशो बराबर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला अब आप देख लीजिए। ये हो गया फॉर स्क्यू लाइंस, ठीक है भाई, और ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, B क्रॉस A2 माइनस A1 और B का मैग्नीट्यूड, और पूरी का मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं कि बाय चांस नेगेटिव आ जाए वैल्यू तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। तो ये बहुत आसान है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और 6 मार्क्स में आएगा अगर आपका लक गुड रहता है तो, क्योंकि प्री बोर्ड सैम्पल पेपर में इन्होंने डाला हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन सेट ए में तो नहीं दिया था सैम्पल पेपर में। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 क्वेश्चन मैं आपको इसके कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ I माइनस J प्लस K। स्टेटमेंट को ध्यान से नोट करना, R इज इक्वल टू 2I माइनस J प्लस K, लैम्डा नहीं आएगा भैया, म्यू आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ 2I प्लस J प्लस 2K। अब मान लो स्टेटमेंट आ गई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस। आपको यही नहीं पता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मैंने पैरेलल वाला लगाना है या स्क्यू वाला। 99% तो स्क्यू का मिलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, पीछे वालों का रेशियो निकाल दो, 1/2 माइनस 1/1 और 1/2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हमारा पैरेलल लाइंस नहीं है, स्क्यू लाइंस हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। ये आया हुआ है 2020 में, तो मैं बहुत डिटेल में भैया अब इसको नहीं कराऊंगी। ये हमारा हो जाता है, इसको लिख लो ना, यहीं लिख लो, A1 प्लस लैम्डा B1, इसको लिख लो A2 प्लस म्यू B2। तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2। आप अपना पेपर में लिख के आओगे इसको, ठीक है। प्री बोर्ड में फुल मेथड मैंने बता भी रखा है। तो मैं सीधा जो जो चीज़ें अब मुझे चाहिए वो निकालने जा रही हूँ। A2 माइनस A1, फिर सुन लो, पहले इक्वेशंस ऑफ लाइंस आपने लिखी हैं। आफ्टर दैट आपने बताना है कि A1 इज इक्वल टू दिस। चलो एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से करा देती हूँ आपको। हेयर लिखो फटाफट, A1 हो जाएगा I प्लस 2J प्लस K, B1 हो जाएगा I माइनस J प्लस K, A2 हो जाएगा 2I माइनस J प्लस K, B2 हो जाएगा 2I प्लस J प्लस 2K, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज़ चाहिए अब उनको निकाल दो। A2 माइनस A1 डायरेक्ट भी कर सकते हो, I माइनस 3J K से K, ये शायद मुझे ऐसे याद आ रहा है मैंने करवा रखा है। इधर देखो B2 माइनस B1 I प्लस 2J, B2 माइनस B1 नहीं, यहाँ मैं गलत कर गई, B2 माइनस B1 थोड़े ही निकालना है, A2 माइनस A1 आ गया, B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो I J, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता रही हूँ, बाकी का मैं आपको आइडिया दे दूँगी कि आगे कैसे बढ़ना है। 1 माइनस 1 1 2 1 और 2 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको आपने अपना सॉल्व कर लेना है। तो देखो भाई ध्यान से, -2 -1 यानी कि माइनस का 3I, J के साथ माइनस लगेगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, K को ले लो तो 1 प्लस 2 यानी कि 3K, ठीक हो गया। इसका निकाल दो पहले मैग्नीट्यूड,
B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकालोगे -3 का स्क्वायर 9 + 9 18 यानी कि 3√2 आ गया, 9 दूनी 18। अब इसकी A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 की हमने निकालनी है क्या, डॉट प्रोडक्ट। ये सारा काम अपना पहले करके चलेंगे। A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो भाई A2 - A1 तो ये है I - 3j और ये है डॉट -3i + 3k। -3 से 1 को करोगे -3, j भी नहीं है k भी नहीं है, तो केवल इतना आ जाएगा। ये सब वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। डिस्टेंस वाला वो फॉर्मूला देखो तो क्या है, मॉडुलस ऑफ इन दोनों का डॉट जो कि कितना आ रहा है -3 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो कि कितना आ रहा है 3√2, -3 से -3 -1/√2 जिसको हम प्लस करके लिख देंगे 1/√2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस। 2 क्वेश्चन और इसके बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब आपको इन 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है जो कि आपको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दे दी गई हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले इनको वेक्टर फॉर्म में बदलो। तो सिर्फ इतना सा काम आपका यहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है भाई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। अब वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, भाई बिल्कुल x - x1 y - y1 z - z1 की फॉर्म में है, लेकिन जो पॉइंट है यहाँ वो -1 है, यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है। तो पहली लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो -i - j - k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर बना लो 7i - 6j + k। और दूसरी लाइन की इक्वेशन देखो तो माइनस है, तो x - 3 को x - x1 से कंपेयर करोगे तो x1 ने 3 आना है, तो 3i + 5j + 7k और प्लस म्यू के साथ आ जाएगा i - 2j + k। समझ आया या नहीं आया भाई? ये हमारा x - x1/a से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ माइनस नहीं है, लेफ्ट में माइनस है, राइट में प्लस है, तो ये जो वैल्यू है -x1 1 के इक्वल है, तो x1 की वैल्यू -1 है। एक मोटी सी बात है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो ये कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव लेके चलने हैं, 3 5 और 7 पॉजिटिव है तो इनको आपने नेगेटिव लेके चलना है, -1 -1 -1। नीचे वालों को एज इट इज लेना है, कब? जब आगे x हो, y हो और z हो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है जिसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर a हो जाएगा -i - j - k a1 और b1 हो जाएगा भाई 7i - 6j + k, ठीक है। और A2 ये हो जाएगा हमारा, यहीं लिख दूँ मैं, और ये हो जाएगा हमारा B2। अब आप निकाल दो A2 - A1, 3 + 1 हो जाएगा 4i + 6j + 8k और फिर आप निकाल दो B1 क्रॉस B2 i j k। देख लो भाई 7 - 6 1 1 - 2 1 का डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाता है। भाई ये आ रहा है -4i - 6j - 8k और इसका जब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये आया हुआ है 2011 12 14, सुन लो ध्यान से, ये आया हुआ है 2011 12 14 15 और 17 में 5 बार पिछले सालों में ये आया हुआ है 5 टाइम्स। तो इसका मॉडुलस निकालोगे तो 16 + 36 + 64 116 आ जाएगा ये ना, ठीक है, 116 आ जाएगा अंडर रूट इसका, ठीक है।
तो अब वहाँ पे इसकी वैल्यू, अभी तो ये रह गया, इन दोनों की डॉट रह गई, इन दोनों की डॉट रह गई, जो मैं वहाँ डायरेक्ट कर दूंगी। ध्यान देना मेरी बात पर। डिस्टेंस क्या है, A2 माइनस A1 जो कि ये है, हाईलाइट कर लो, और B1 क्रॉस B2 जो कि ये है। इन दोनों की डॉट लेनी है, तो 4 इंटू -4 -16 -36 -64 और डिवाइडेड बाय √116। ये ऊपर आएगा -116, नीचे आएगा ये दोनों का मॉडुलस। मॉडुलस लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट से ये ऊपर वाला कट के ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, अगर होता है तो 116 का अंडर रूट, अब फैक्टर करने पड़े भाई, तो ये है 29 4 जा, तो ये आ जाएगा 2√29। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका ना सेट बी में डाला है सैम्पल पेपर में, तो उसको मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि सेट बी में डाला है, एनसीईआरटी में भी मैंने सॉल्व करा रखा है। इसको देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, 2 लाइंस दे रखी है और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो इन लाइंस को ना a + λb की फॉर्म में ले आओ। पहली लाइन को देखो, अलग अलग कर लो, i से करो, i माइनस ti, इसको मल्टीप्लाई करो, tj माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। t वाली टर्म्स पीछे ले जाओ, बिना t वाली आगे ले आओ, i माइनस 2j प्लस 3k, और इन तीनों में से प्लस का t कॉमन ले लो, तो ये बचने वाला है -i प्लस j माइनस 2k। r इज इक्वल टू a प्लस λb, जहाँ लैम्डा की जगह आपको t दे दिया गया। सेम हेयर, ये बनेगा si प्लस i प्लस 2sj माइनस j माइनस 2sk माइनस के। s पीछे ले जाओ, बिना s वाली टर्म्स i माइनस j माइनस के आगे ले आओ, s कॉमन ले दो, i प्लस 2j माइनस 2k। ये आपकी आ जाती है बेटा सेकंड इक्वेशन। लैम्डा की जगह t है, म्यू की जगह s है। अब इसको कैलकुलेट आप अपने आप कर लेना। ये वेक्टर a1 है, ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर a2 है, ये वेक्टर b2 है। सारे ये स्क्यू लाइंस के ही एग्जांपल्स मैंने कराए हैं। बाय चांस पैरेलल लाइन का कोई एग्जांपल आ जाए, मान लो इसी में आ जाए कि ये तो पहली लाइन हो गई हमारी, i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। और दूसरी लाइन आ जाए i माइनस j माइनस k और प्लस म्यू टाइम्स फिर वही चीज़ आ जाए। सुन लो ध्यान से, तो तुमने a1 a2 b क्रॉस a2 माइनस a1 लेना है, b का मैग्नीट्यूड निकालना, डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 11.2 का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि 6 मार्क्स में आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जल्दी से 11.3 पर आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज 11.3 जिसका टॉपिक है प्लेन। आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 99% एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ रहा है, लेकिन बाय चांस नहीं आया तो प्लेन में से ज़रूर आएगा 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज आपकी बनती हैं। तो प्लेन के कई फॉर्म हैं, जिसमें सबसे पहली फॉर्म प्लेन की इक्वेशन की जो है वो नॉर्मल फॉर्म है। इस नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा सा आपने समझना है, 2 मिनट 1 मिनट मैं लूँगी समझने के लिए। नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या पता होगा, सबसे पहले तो ये देखना है। नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले तो हमें पता होगा कि नॉर्मल टू द प्लेन हमें दे रखा होगा, नॉर्मल टू द प्लेन हमें दे रखा होगा एंड इट्स डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, प्लेन की डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये 2 बातें हमें पता होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये समतल है और
ये प्लेन है, ये ओरिजिन है, मान लिया ये ओरिजिन है, ठीक है भाई। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, क्योंकि मैं रूम में कैमरा रोटेट कर नहीं सकती। तो ये ओरिजिन है और ये प्लेन है। इस प्लेन पर कहीं से एक नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। एक पेन ही ले लेते हैं फिलहाल, समझने की आप चेष्टा करना थोड़ी सी कि ये प्लेन है और इस पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है। आई थिंक आप इसको देख पा रहे हैं, आ रहा है इस पे परपेंडिकुलर, कहीं से भी आ रहा है। तो ये प्लेन पर नॉर्मल है, इसका जो पोजीशन, इसका जो यूनिट वेक्टर है इसके अलोंग वो n है, कहीं से भी आ रहा है, इस पे एक नॉर्मल पड़ रहा है। ऐसे होता तो और भी बढ़िया रहता। मान लो छत पे ओरिजिन है या ज़मीन पे ओरिजिन है, कॉर्नर पे ओरिजिन है, कहीं भी है, आपका रूम होगा, आप अपने रूम में ऐसे कागज़ को रखना और ओरिजिन उसको फोकस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको ओरिजिन ले लिया है। तो ये अगर ऐसा कोई भी प्लेन है, ये यहाँ पर ऐसे चलेगा, तो इस प्लेन पर कहीं से भी नॉर्मल जो आ रहा है वो हमें पता है। तो उस नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो n है, पहली बात। दूसरी बात, ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस पता है हमें, कितनी है, d है। अब डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस d आ रही है वो भी इस पे परपेंडिकुलर है। तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस है और जो नॉर्मल है, दोनों पैरेलल हैं। नॉर्मल कहीं से भी आ रहा है, मेरी बात को समझना। ये प्लेन है, इस पे कहीं से भी कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है जो हमें पता है, उसकी डायरेक्शन पता है हमें, उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो n है। हो गया क्लियर। अब प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो d है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब ये डिस्टेंस भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये उसी की डायरेक्शन में है। अब ओरिजिन से प्लेन, अब मैं यहाँ लूँगी, किस तरह लूँ, ये ले लेती हूँ प्लेन, मैंने ये ले लिया। तो ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो d है, लेकिन ये डिस्टेंस और नॉर्मल वेक्टर पैरेलल हैं। तो डिस्टेंस को भी एज ए वेक्टर अगर मैं डील करूं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितना है, d है, डायरेक्शन n है। तो इसको अगर मैं वेक्टर ले लूँ, इसको ON नाम दे दूँ, तो ये हो जाएगा d इंटू यूनिट वेक्टर n। ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा आपको। इधर से भी दिखा देती हूँ भाई। ये मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन पर ऐसे ले लो, देख पाओगे क्या, ऐसे, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर कहीं से कोई नॉर्मल जा रहा है और इस प्लेन की ओरिजिन से, देखो फर्क समझना, अब ऐसे लेना पड़ेगा, या तो ओरिजिन से, वो एंगल मेरा सही था वैसे, ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो d है, ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो d है। और दूसरा नॉर्मल भी, ओरिजिन को ना हवा में समझो, ओरिजिन को हवा में समझो। अब भैया इस पे कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस नापी तो वो d है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए प्लेन पे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है। अब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो d है, लेकिन मैं इसको एक वेक्टर में बदलना चाह रही हूँ, तो वो वेक्टर इसी के पैरेलल है, तो इसका यूनिट वेक्टर उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। नॉर्मल का यूनिट वेक्टर n है, उसको इसके साथ लगा दोगे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो एक वेक्टर में बदल जाएगी। आगे बात समझ में, और आगे बढ़ूँ, इस प्लेन पे कोई जनरल पॉइंट P ले लो जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, और ओरिजिन से P को मिलाओगे तो OP भी एक वेक्टर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। वेक्टर OP हो जाएगा R, यानी कि XI प्लस YJ प्लस ZK। ON ओरिजिन से इसकी प्लेन की जो डिस्टेंस थी वो ON थी, वो D थी, लेकिन जब मैं उसको वेक्टर बना दूंगी तो वो D इंटू यूनिट वेक्टर N हो जाएगा। N नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब जब इस प्लेन पे मैं कोई परपेंडिकुलर डालूंगी तो वो प्लेन की हर लाइन पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो जब मैं ये परपेंडिकुलर डाल रही हूँ तो एन भी प्लेन पे पॉइंट है, पी भी, तो एन पी कोई लाइन होगी प्लेन में, तो ओ एन एन पी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन पी। वेक्टर एन पी का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन। पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, एन का पोजीशन वेक्टर ये है डी एन है। ये तो हो गया भैया वेक्टर एन पी।
अब एन पी ओ एन के परपेंडिकुलर है तो ओ एन डॉट एन पी आपका क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अब ओ एन इसको उल्टा ले लो, बल्कि एन पी थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, फिर मैं चेंज करूँगी तो आप कहोगे चेंज क्यों कर दिया। एन पी डॉट ओ एन 0 हो गया, एन पी हो गया आर माइनस डी एन, ओ एन हो गया डी एन इज इक्वल टू 0। डी कॉन्स्टेंट है, उधर ले जाओ खत्म हो जाएगा। आर माइनस डी एन डॉट एन इज इक्वल टू 0, एन को अंदर ले आओ, आर डॉट एन ध्यान देना माइनस डी एन डॉट एन इज इक्वल टू 0। सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है, यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगी। तो आर डॉट एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। ये प्लेन की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, बहुत ध्यान से सुनना। जहाँ अगर हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है तो ये उसका यूनिट वेक्टर है, और डी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। एन इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, और डी है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये वो चीज़ है जो बहुत ध्यान से समझनी है। स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, फिर सुन लो मेरी बात। जिनको ये समझ आया है बहुत बढ़िया है, नहीं समझ आया तो आपने एक बात याद रखनी है कि हमें प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर पता है, और अगर हमें प्लेन की ओरिजिन से एक्चुअल डिस्टेंस पता है तो उस डिस्टेंस को तो हम d नाम दे देंगे। नॉर्मल वेक्टर कुछ भी है उसको यूनिट वेक्टर n में बदल देंगे, तो r डॉट n इज इक्वल टू डी हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमने बदलना है इसी इक्वेशन को, तो r तो मैंने अभी आपको दिखाया है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है। सुन लो ध्यान से, r क्या है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और n यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन होंगे किसके, इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। li प्लस एम जे प्लस एन के, और d हमारी डिस्टेंस जो भी दे रखी होगी 8 10 15 20 कुछ भी। तो r डॉट n का मतलब देख लो, यहाँ पुट करोगे तो ये बनेगा lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये है हमारी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन, अगर हमें नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, कई बार प्लेन की इक्वेशन इस तरह से भी आ जाती है, r डॉट एन इज इक्वल टू पी। तो n नॉर्मल वेक्टर है। अब मेरी बात को कान खोल के सुनना, ये नॉर्मल वेक्टर तो है लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं है, ये प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको प्लेन की इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस बताएं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेती हूँ, छोटा सा, देखो समझने की कोशिश करना। कि एक इक्वेशन आपको दे दी कि 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, कार्टेशियन में, इसमें दे दी कार्टेशियन में। r तो हमारा हो गया xi y j z के। अब n यूनिट वेक्टर है नहीं तो इसको मैं लूँगी ai m b j c के। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी लगा देते हैं इन जनरल, जब हम प्लेन की इक्वेशन को इन जनरल डिस्कस करते हैं। तो इस फॉर्म में आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, और अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है इस फॉर्म में तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, लेकिन अगर ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियो हैं, तो वो जो लास्ट में कांस्टेंट आ रहा है वो प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है।
समझ में आ रही बात? इसको कन्वर्ट करो कैसे भाई, देखो ना 2 का स्क्वायर 4 और 9 13 और 1 14, यानी कि 2 3 और -1 डायरेक्शन को साइन तो है नहीं, तो ये हमारी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस भी नहीं है। इसको इन्हीं के मैग्नीट्यूड से बहुत ध्यान से समझना, 2 4 9 14 के अंडर रूट से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2/√14, 3/√14, 1/√14 इज इक्वल टू 5/√14। अब ये इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन से, Lx + My + Nz इज इक्वल टू डी। इन दिस कंडीशन ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस 5/√14 हो जाएगी। ये टेक्निक आपको पकड़नी है। इसको आपको वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते थे। कैसे दे सकते थे? वेक्टर फॉर्म में भी सेम क्वेश्चन देख लो, r.2i + 3j - k इज इक्वल टू 5 बोल दिया इसने। देख लो r.n इज इक्वल टू p, दोनों प्लेन की ही इक्वेशन है। इसमें ये कह रहा है कि प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो बताओ। तो ये तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हो गए 2 3 -1, लेकिन जब ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस हम निकालते हैं तो यहाँ पर ये हमारा यूनिट वेक्टर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो दोनों तरफ जब हम √14 से डिवाइड कर देंगे तो ये r. यूनिट वेक्टर n बन जाएगा, और ये ऑब्वियसली ओरिजिन से हमारे प्लेन की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको कराने से पहले छोटी सी बात मैं बता दूं कि जो अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, मैंने तो ऐसे ही करा दिया था रैंडमली। मैंने देखा 2013 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन, ध्यान देना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन से प्लेन पे जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइन आपने बताने हैं। ये ही होते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो हैं। तो हमने क्या किया था, अभी अभी हमने यहाँ √14 से दोनों तरफ डिवाइड किया था। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, ये प्लेन पर जो नॉर्मल पड़ रहा है, ओरिजिन से जो नॉर्मल पड़ रहा है, ये उसी के डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं पहले ही वैसे ही करा दिया था मैंने तो रैंडमली। अब इसको देखो, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 7 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो डी हो गया। एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, और ये वेक्टर आपको दे रखा जो कि उसमें तो है नहीं, किसमें, अपना यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तो है नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको यूनिट वेक्टर बना लो। मैं शॉर्ट में कराऊंगी, 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर प्लस -6 के स्क्वायर का अंडर रूट, 9 + 25 + 36 60 आ जाएगा। 36 + 9 45 70 आ जाएगा, अंडर रूट 70। तो जो यूनिट वेक्टर n बनने वाला है वो बनेगा 3/√70 i, 5/√70 j -6/√70 k, और वो आपका d है। इक्वेशन हो जाएगी r.n इज इक्वल टू डी। तो r. यहाँ वेक्टर n लिख देना और यहाँ 7 लिख देना, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। लॉजिक समझ आया आपको या नहीं आया? स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। नॉर्मल टू द प्लेन हो, प्लेन इज नॉर्मल टू द वेक्टर हो, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन हो, मतलब उसको तो n की जगह यूज करना है। वो अगर यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा तो उसको यूनिट में बदल देना है, और d की जगह ये डिस्टेंस आपने अप्लाई करनी है। 1-2 फॉर्म और है प्लेन की इक्वेशन की, वो देखते हैं। अब मैं सबसे पहले ये 2 टाइप के प्लेन की इक्वेशन और आपको क्लियर कर देती हूँ। ये फॉर्म है प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। तो जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए ले लो, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो
x1 पोजीशन वेक्टर में बता रही हूँ y1 j z1 के। भाई हमें ये पता है कि हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन दे दी और कह दिया कि इसको ये प्लेन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा n वेक्टर हो जाता है। तो उसको हमने ले लेना है वेक्टर n, जिसको आप ले सकते हो ai प्लस bj प्लस c के। तो इस टाइप के प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। इसी को कार्टेशियन में लूँ तो भैया इन दोनों की डॉट कर दो ना, ये x y z है, ये x1 y1 z1 है और ये a b c है, तो ये तो बनेगा x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, z माइनस z1 के। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 अगर प्लेन किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। सीधा इसका एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जो कि 2014 में आया था, सुनते जाना, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू -1 2 एंड 3 एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू द वेक्टर, और वेक्टर क्या है 3i माइनस j प्लस 2 के, बोथ इन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन जो कि 2014 में आपसे पूछा गया था। तो भाई ये तो हमारा वेक्टर a हो जाएगा जिससे हमारा प्लेन पास कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है वो वेक्टर n हो जाएगा। तो जब मैं वेक्टर इक्वेशन की बात करती हूँ तो r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, तो r को तो छेड़ना नहीं है, a की जगह आपने लगा देना है माइनस i प्लस 2j प्लस 3 के। वेक्टर फॉर्म की ये खासियत होती है कि आपने उसको आगे सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है, और डॉट n की जगह आ जाएगा 3i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। हो गया। अब इधर आ जाओ कार्टेशियन पे, तो a b c तो ये हैं नॉर्मल के जो है कोफिशिएंट्स आपके, और x1 y1 z1 ये हैं, तो ये बनेगा x माइनस x1 साथ में a यानी कि 3, ठीक है, प्लस b की जगह आ गया -1 और y माइनस y1। समझ पा रहे हो, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये a b c है, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हो जाएगा प्लस c की जगह आ जाएगा 2 इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 3x प्लस 3 माइनस y प्लस 2 प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस y प्लस 2z, 3 प्लस 2 5, 5 में से 6 गया, -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, और ये हमारे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, वेक्टर इक्वेशन में एक काम और करना है, सच में ध्यान दो, इसको ना आगे ले आओ, आगे ले आओ, और इसको तो इससे डॉट कर दो, r डॉट 3i माइनस j प्लस 2k, और माइनस में फिर इन दोनों की डॉट कर दो, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा ना, -1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू -1 माइनस 2 प्लस 3 2 जा 6, 5 1 माइनस 1 आ जाएगा। हाँ, यहाँ नहीं खोलना है इसको, r डॉट 3i माइनस j प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये r डॉट n इज इक्वल टू डी की फॉर्म का हो जाएगा अगर हम 1 को अपना राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है, बार बार कह रही हूँ कि ये अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस नहीं है, ये अगर यूनिट वेक्टर है तो ये प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर है। इस इक्वेशन में दो ही बातें आपने पकड़नी है कि ये वेक्टर जो है वो प्लेन पे ऑलवेज परपेंडिकुलर है, और ये जो है प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, बशर्ते कि ये यूनिट वेक्टर हो।
और अब इस पे आ जाओ फटाफट से, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब हमें 3 पॉइंट्स पता हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, जिनसे हमारा प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, तो उस प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, मान लो पहला पॉइंट A है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, तो वो बन जाएगा x1i y1j z1k। दूसरा हो जाएगा वेक्टर B x2i y2j, इनकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही लिख दिया, x3i y3j और भैया z3k। तो हम बात करेंगे इसकी पहले वेक्टर इक्वेशन की, बड़े ध्यान से देखना है। वैसे इसकी ज़्यादातर कार्टेशियन इक्वेशन वर्क करेगी, r माइनस ए डॉट, ध्यान देना, b माइनस ए वेक्टर क्रॉस c माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये है प्लेन की वेक्टर इक्वेशन, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। और इसको ध्यान से देखो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, a डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हम डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन के लिए। r होता है x y z, तो ये x1 y1 z1, तो ये बनेगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सब यहीं से आ रहा है। ये x2 y2 z2 है, ये x1 y1 z1 है, तो ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हो जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट से प्लेन की ये कार्टेशियन इक्वेशन है और ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका 1 मार्क में कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लाइन में भी की थी, तो इसको क्या करना है कि d को राइट साइड में ले जाओ, माइनस d हो गया, या d को d ही रखो, दोनों तरफ ना d से डिवाइड कर दो, ax बाई डी प्लस बी वाई बाई डी प्लस सी जेड बाई डी इज इक्वल टू 1, उल्टा कर दो, x बाई डी बाई ए, y बाई डी बाई बी, z बाई डी बाई सी इज इक्वल टू 1, यानी कि x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 1 करोगे तो ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि एक प्लेन ऐसा है जो x y z तीनों एक्सिस में से जा रहा है, तो वो x एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस पे काटेगा, जो कि x इंटरसेप्ट कहलाएगा, y एक्सिस को ओरिजिन से b डिस्टेंस पे काटेगा और z को c पे। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इसका एक ही नंबर में क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। भाई ये मेरी बुक है एनसीईआरटी की, ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है, और इनके इंटरसेक्शन से ये तीसरा प्लेन जा रहा है ना। मेरा जो ये वाला पेज है दिस इज ए प्लेन, और मेरा ये वाला पेज है दिस इज ऑल्सो ए प्लेन, और ये जो बीच में कागज है ये भी तो प्लेन है, जो कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में से जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई डिटेल की जरूरत नहीं, सीधा न्यूमेरिकल करा दूंगी मैं कि प्लेन नंबर 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन नंबर 2 इज इक्वल टू करके जब तुम 0 करोगे तो उस तीसरे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, जो भाई ये है प्लेन नंबर 1, ये है प्लेन नंबर 2, और ये वो प्लेन है जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में से जा रहा है। तो क्या करो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए, प्लेन 1 लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे लैम्डा का क्या करें, तो उसके लिए आपको कोई कंडीशन दी गई होगी कि ये वाला प्लेन मान लो 2, 3, 4 में से पास कर रहा है, तो इसमें उसको रखना, लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू को वापस यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। फिर बुक को उठा लो भैया, ये एक प्लेनर, ये दूसरा, इनके बीच का एंगल मेजर नहीं होगा, क्योंकि एंगल तो 2 लाइन के बीच मेजर होता है। अब एक बहुत छोटा सा रिजल्ट हमें पता है कि 2 लाइंस के बीच का एंगल और उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल सेम होता है। इस प्लेन पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन पे भी कोई ना कोई नॉर्मल है। अब यहाँ कोई पकड़ने वाला तो मैं बताऊँ आपको, इस प्लेन पे भी कुछ नॉर्मल है, इस प्लेन पे भी। तो इन दोनों नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा
वही एंगल इन दोनों प्लेन के बीच हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपके पहले प्लेन की इक्वेशन है आर, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे ना हो, आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन और आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू। दो प्लेन दे दिए, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो इनके बीच वही एंगल होगा जो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच होगा। और ये परपेंडिकुलर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकालते थे, n1 डॉट n2 बाय मोड n1 मोड n2। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात। इनके डायरेक्शन रेशो अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं तो उनको यहाँ पर पुट कर देना, a1 a2 बिल्कुल अभी कराया है मैंने तो आगे ज़्यादा नहीं लिखूंगी, इनके स्क्वायर का अंडर रूट। मेन आपने लॉजिक समझना है कि भाई ये मेरा बोर्ड है और ये इस बोर्ड पे नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, और ये एक और प्लेन है जो बोर्ड के साथ ऐसे जा रहा है, तो इस पे भी कोई ना कोई नॉर्मल वेक्टर आ रहा है। सुन रहे हो मेरी बात को, ये बोर्ड पे था, मेरा प्लेन ऐसे था, तो उस पे ये कोई नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों आगे जाके जहाँ मिलेंगे इनके बीच में कोई एंगल बनेगा, वही एंगल इन प्लेन्स के बीच में होगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम तो भैया उसमें भी कर चुके हैं, अभी भी मैंने कराया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसी तरह से आपने निकाल देना है। तो जो बात याद रखनी है वो क्या है कि अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है और उनके बीच का एंगल निकालना है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दो। क्लियर है। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, इसको ले लो ax प्लस by, तो ये हो जाएंगे इन दोनों का a b c c, इनको लेके हमने फिर एंगल निकाल देना है। परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली बिल्कुल वही बात आ जाती है। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। दो प्लेन पैरेलल हैं तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाना है। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, उसको और देखते हैं। तो लाइन के डायरेक्शन रेशो ले लेना, भाई ये तो लाइन हो गई, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, और ये प्लेन हो गया। तो इसके और इसके बीच में दोनों की डायरेक्शन पकड़ लो ना, ये प्लेन तो इसके परपेंडिकुलर है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपने निकालना है। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि मैं बस आपको आइडिया ही दूंगी इस चीज़ का कि ये b और n के बीच जो आप एंगल निकालोगे उसकी साइन वैल्यू आएगी हमारे। मान लो प्लेन और लाइन के बीच में फाई एंगल है तो वो साइन, या थीटा है तो साइन थीटा आएगा हमारा, कॉस थीटा नहीं आएगा। डिटेल के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एक लाइन और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन के डायरेक्शन रेशो वाला वेक्टर ले लो, प्लेन का ले लो, और उनको बिल्कुल इसी तरीके से a डॉट बी बाय मोड ए मोड बी करो तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ जाएगा। कॉस मत लगाना, नहीं तो थीटा की वैल्यू बदल जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ओरिजिन से नहीं, प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर a हैं, इस प्लेन की इक्वेशन r डॉट n इज इक्वल टू d है। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगी वो ध्यान करना, जो ये r है ना इसकी जगह ये वेक्टर a रख देना, a डॉट n, d को इधर ले आना, डिवाइडेड बाय वेक्टर n का मैग्नीट्यूड और सारे का मैग्नीट्यूड। बहुत ही आसान है। उसमें ना 11th क्लास में भी करते थे स्ट्रेट लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस, तो उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई जेड की जगह पुट कर देते थे। वही चीज़ यहाँ चल रही है, इस a को यहाँ पुट कर दो, a डॉट n इज इक्वल टू डी, तो a डॉट n माइनस डी बाई n का मॉडुलस, और पूरे का मॉडुलस इसलिए लेते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। और एक लास्ट रिजल्ट बता रही हूँ मैं अभी कि दो लाइंस दे रखी हैं और आपको उन्हें कोप्लेनर शो करना है। r1 इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r2 क्या कर रही हूँ मैं, ये a2 प्लस म्यू b2 अगर कोप्लेनर हैं।
कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है तो उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताई है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी, यानी कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताई ना बिटवीन टू लाइंस, लेकिन अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन में हो गई तो उनमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी नहीं। इसका मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। और कार्टेशियन में लोगे तो भाई वो डिटर्मिनेंट ले लेना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और b1 b2 की जो भी वैल्यू हो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस डिटर्मिनेंट को रख देना इक्वल टू 0। तो ये प्लेन से रिलेटेड जितनी भी मेन बातें थी वो सारी यहाँ मैंने बता दी हैं आपको। दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको एक लाइन गिवन है, ये आपको एक प्लेन गिवन है, और दोनों के बीच का आपने एंगल निकालना है। तो ये ऊपर तो लाइन जिन पॉइंट से पास करी वो, और ये नीचे लाइन की डायरेक्शन वेक्टर है। सिर्फ मैं हिंट दूंगी तो डायरेक्शन वेक्टर लाइन का हो गया 2i प्लस 2j प्लस 4k, जिसे हम b वेक्टर से लेते हैं। और प्लेन की इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जिसे हम वेक्टर n कह देते हैं। तो वो आपका हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 3k। मान लिया प्लेन और लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा हो जाएगा b डॉट n बाय n का मैग्नीट्यूड, और पूरे का मैग्नीट्यूड। सॉल्व अपने आप कर लेना। ये आपको दो प्लेन दे रखे हैं जिनके बीच का एंगल आपने निकालना है। तो पहले प्लेन से जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे a1 b1 c1, दूसरे से आएंगे a2 b2 c2 नॉर्मल्स के बीच में। यहाँ आपका निकलेगा कॉस थीटा। फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। b1 b2 प्लस c1 c2 और a1 स्क्वायर, ये छोटे भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और बेटा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है। अगर केवल दो प्लेन दे रखे हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के बीच का एंगल ही प्लेन का एंगल होगा। अगर एक लाइन और एक प्लेन दे रखा है तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल साइन थीटा हम निकाल के थीटा निकाल सकते हैं। देखो बहुत हार्डवर्क लगता है इस एक लेक्चर को बनाने में, तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएं, क्योंकि 9th से 12th तक का मैं सारा सिलेबस करवा रही हूँ अपने चैनल पर। ठीक है। पूरी स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12, 17 और 2020 में आया हुआ है, सुन लीजिए। 2012, 17 और 2020 में क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही आएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है और 1, 1, 1 पॉइंट से वो प्लेन पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 इज क्या होगा, प्लेन नंबर 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन नंबर 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसका एक शॉर्ट तरीका और भी है। पहला प्लेन है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, दूसरा प्लेन है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। तो मैंने क्या बताया, इसको इधर ले आओ और इसको भी इधर ले आओ। अब ले लो पहला प्लेन जमा लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0, ये होता है। उसमें फिर 1, 1, 1 पुट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2, और इसको उधर ले जाओ d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो लेफ्ट लेफ्ट ले लो, और उसमें भी और आगे बताऊं, सुनो। r को बाहर ले आओ तो ये बन गया n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 और d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। तो r डॉट लैम्डा टाइम्स नहीं,
आर डॉट, ध्यान देना पहला प्लेन तो एज इट इज और दूसरे के आगे लैम्डा लग जाएगा, ठीक है, लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। समझ आ रही है बात? पहला प्लेन जमा लैम्डा लगाओ, इसके आगे पूरा लिख दो, आर कॉमन ले दो तो ये प्लस ये बच गया, राइट साइड में आ जाएगा 6 माइनस 5 लैम्डा। अब ये प्लेन 1 1 1 से पास कर रहा है तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ वहाँ 1 रखना है। अब एक्स वाई जेड कहीं है ही नहीं, है, थोड़ा ध्यान से देखो, इस आर की जगह मैं लिख दूँ एक्स आई वाई जे जेड के, तो 1 1 1 रखूँगी तो ये बनेगा आई प्लस जे प्लस के डॉट, इन दोनों को जरा अरेंज कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा आई, 1 प्लस 3 लैम्डा जे और 1 प्लस, थक गई हूँ वैसे अब मैं, 4 लैम्डा के इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है आजकल मेरी, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, डॉट करेंगे ना 1 प्लस 3 लैम्डा और भैया 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। कॉन्स्टेंट इकट्ठे करो, 3 3 और 2 5 और 4 9 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, 5 लैम्डा इधर ले आओ, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/14। ठीक आ रही है? अब ऐसा करना, अब आगे मैं नहीं करने वाली हूँ, लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ रख देना, 3/14 रखना, यहाँ भी 3/14 रखना, एलसीएम लेना, 14 6 84 में से 5 गए 79/14 तो यहाँ आ जाए 84 में से 3/14 रखोगे ना, 3/14 तो 15/14 79/14 आ जाएगा और यहाँ 3/14 रख के यहाँ ले जाना आई वाली टर्म, आर डॉट, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आ रहा है आर डॉट 20i 23j 26k इज इक्वल टू 79। समझ गए ना? यहाँ 3/14 रखोगे, 84 में से 15 गए 79, यहाँ 3/14 रखना, अंदर 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 का सारा सॉल्व कर देना, बाहर आर ही रखा रहने देना एंड यू आर डन। और इस तरह का एक क्वेश्चन और है जिसकी मैं केवल ना यहाँ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप उसको अपने आप सॉल्व कर लेना कि 2 प्लेन आपको दे रखे हैं, पहला प्लेन है आर डॉट आई प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू 0, ध्यान देना ओरिजिन से है ये, और दूसरा प्लेन है आर डॉट आई प्लस 2k इज इक्वल टू 0 और 2 1 माइनस 1 से ये प्लेन हमारा पास कर रहा है। तो ये और भी आपको इजी पढ़ने वाला है और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। अगर 3.4 में प्लेन की इक्वेशन आ जाए तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया, उस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। ये आपका ना सेट बी में आया हुआ है क्वेश्चन, और इसी तरह का एक क्वेश्चन 2019 में आया था, तो ये अलग पैटर्न है जो मैं आपको बता रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दीज 2 प्लेन्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा समझना है। जब किसी पॉइंट से हमारा प्लेन पास करता है तो आपको मैंने इक्वेशन बताई थी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू बड़ा ABC लिया था मैंने, याद कर लेना, z माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, एक्स नहीं भाई क्या कर रही हूँ मैं, y प्लस 1 और c इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई जिसके डायरेक्शन रेशो ABC हैं। आपने लिखना है, क्या लिखोगे, लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर ABC। ठीक है भैया। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगी थोड़ा। ये प्लेन फर्स्ट के परपेंडिकुलर है, थर्ड परपेंडिकुलर है फर्स्ट के, तो दोनों के डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो 2a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड प्लेन है भैया वो सेकंड के भी परपेंडिकुलर है, तो a प्लस 2b
और -3c इज इक्वल टू 0। इसको अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व कर दो। -9 + 4 इधर लाओ तो -2 + 3 2 जा 6, इधर लाओ तो 4 - 3 इज इक्वल टू k हो गया। तो a/-5, b/4, c/1 इज इक्वल टू k। ध्यान देना मेरी बात पे। a की वैल्यू आ गई -5k, b की वैल्यू आ गई 4k और c की वैल्यू आ गई k। k की वैल्यू को उठा के, नहीं k की नहीं, a b c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। a की जगह हमने रखा -5k × x - 1 + 4k × y + 1 और +k × z - 2 इज इक्वल टू 0। k तीनों में से कट के उधर चला जाएगा। -5x + 5 4y + 4z - 2 इज इक्वल टू 0। -4x + 4y 5 और 4 9 में से 2 गए 7। ये प्लेन की इक्वेशन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। सिर्फ हमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट से प्लेन पास करा तो ये इक्वेशन, अगर ये इनके परपेंडिकुलर था तो ये हमारे कांस्टेंट आ गए। यहीं पे कंक्लूड करूँगी मैं इस लेक्चर को। समझ आए, पसंद आए, ज़रा शेयर कर देना, लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम। थैंक यू।